की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कक्षा 12th के बाद क्या करोगे। देखिए, एक बार एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि वो मैडम कहती है कि 10वीं के बाद क्या करोगे। तो 10वीं के बाद कोई तो एयरफोर्स की वीडियो लगाता है, कोई नेवी के लगाता है, ठीक है, कोई आर्मी के लगाता है, कोई आईटीआई के लगाता है, कोई पशुओं को चराते हुए के लगाता है, ठीक है। तो उन सभी बातों को इग्नोर करते हुए, अरे शर्म करो कुछ, बच्चे नहीं हो अब तुम। यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। 10th के बाद कभी सोचा है क्या करोगे, क्या करोगे? हुए इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि यदि आप कक्षा 12th पास कर चुके हैं या आप कक्षा 10 के अंदर है और आपका सपना है एयरफोर्स को ज्वाइन करना, तो आप 12वीं के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 12वीं में आपको क्या सब्जेक्ट होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका हाइट, वेट, चेस्ट, फीमेल, मेल, सारे के सारे इसमें पता करेंगे। तो ये जो वैकेंसीज आती हैं वो साल में 2 बार आती हैं, एक तो जुलाई के अंदर और एक जनवरी फरवरी के अंदर, ठीक है। साल के अंदर 2 बार वैकेंसी आती है, दोनों ही बार ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो आपका सिलेक्शन होता है वो एक अग्निवीर के थ्रू होता है। यानी जब आप ये जो ज्वाइनिंग सिलेक्शन हो जाएगा आपका इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तब आपको क्या बुलाया जाएगा, अग्निवीर बुलाया जाएगा। ये जो 4 साल का आपका पीरियड रहता है ज्वाइनिंग का, इसके अंदर आपको क्या बुलाया जाएगा, अग्निवीर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपके पास एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास 10+2, यानी आप 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो तो, ठीक है, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ही 10वीं किसी ऐसी वैसी जगह से कर ली, आपका एक बढ़िया सर्टिफाइड बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब 12वीं आप 2 सब्जेक्ट से कर सकते हैं भी, या तो आपके पास फिजिक्स मैथ हो, यानी साइंस सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होते ही हैं। तो यह 2 कैटेगरी बनाई गई है इसके अंदर, एक तो फिजिक्स मैथ की और एक अदर्स की। यदि आपके पास फिजिक्स मैथ है तो आप एक्स ग्रुप के लिए क्वालिफाई हो, और यदि आपके पास फिजिक्स मैथ नहीं है और अदर्स हैं तो आप वाई ग्रुप के लिए क्वालिफाई हो। देखिए, कई बच्चों को डाउट रहता है कि हमारे पास जो ऑप्शनल में है ना, जो मेन सब्जेक्ट तो कैसे हो गया कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, लेकिन कई बार ऑप्शनल में क्या रहता है, मैथ रहता है। आपके पास चाहे ऑप्शनल में हो, कैसे भी हो, आपके पास कैसे होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ। तब आप किसके लिए वैलिड हो, एक्स ग्रुप के लिए, अन्यथा आप वाई ग्रुप के लिए वैलिड हो, ठीक है। अब देखिए, एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स और मैथ होनी जरूरी है, इंग्लिश भी होनी जरूरी है। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, सभी के पास होता है, और आपके इंग्लिश में अलग से 50% होनी चाहिए, और एग्रीगेट टोटल आपकी कितनी होनी चाहिए, 50%। एग्रीगेट का मतलब टोटल, यानी जो पांचों के पांचों विषय हैं उनमें 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, और अलग एक्स्ट्रा इंग्लिश में कितने होने चाहिए, 50%। यानी इंग्लिश में मिनिमम आपके 100 नंबरों में से 50 नंबर होने चाहिए। इसी प्रकार अदर्स के लिए, यानी वाई ग्रुप के लिए, इंग्लिश में 50% मिनिमम होने चाहिए अकेली इंग्लिश के अंदर, और बाकी जो एग्रीगेट हैं उनमें कितने होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। तभी आप एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। अब कई बच्चों को डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है कि हमारे पास नंबर क्या है, 49.99% है, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, राउंड ऑफ होकर के कितने बन जाएंगे, 50%, और हम एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है। देखिए, एयरफोर्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बिल्कुल अलग है अन्य भर्तियों से। तो यदि आपके 49.99% है तो इनको राउंड ऑफ करके 49% ही माना जाएगा, और यदि आपके पास 49% है तो आप नॉन एलिजिबल है, आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास टोटल है वो 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। यदि आपके पास 49.99% है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे बड़ा डाउट एज का, कि एज क्या होनी चाहिए। तो एज आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे 19.5 साल से लेकर के 20.5 साल तक, ठीक है। अब कई जगह ऐसा भी बोला जाता है कि 21 साल तक, तो जो बोलते हैं ना 21 साल तक, वो गलत नहीं है। यदि आपने मान लो फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद किन्हीं कारण से भर्तियों की तारीख आगे हो गई, और जब आपका पूरा का पूरा आपने सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया, और आपकी एज है वो 20-20.5 से ज्यादा हो गई, तो वो आपकी एज 21 साल तक बढ़ा दी जाती है। यानी यदि आप 21 साल से ऊपर हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा,
लेकिन यदि आप 20.5 से ज्यादा है और 21 से कम है तो आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 21 साल एक एक्सटेंडेबल है। ठीक है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी एज है वो 20.5 से अबव हो चुकी है तो आप 21 साल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एज का डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हाइट। हाइट मेल और फीमेल दोनों के लिए आती है। तो मेल की जो हाइट है वो 152.50 सेंटीमीटर और लड़कियों की जो हाइट है फीमेल वो कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए जो एक नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब जैसे उत्तराखंड यानी पहाड़ी इलाका है, हाई रीजन, उसकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर चलेगी। और यह लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वहां की हाइट है वो 140 सेंटीमीटर तक है, वो भी चल सकती है। ठीक है, तो आई थिंक हाइट से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मिनिमम हाइट लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए 152.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका वेट है वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, बाकी वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वेट आपका अगर 5 से 7 किलोग्राम कम भी है, ज्यादा भी है तो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप ही। चेस्ट मिनिमम आपका कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंशन है यानी सीने का जो फुलाव है वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। मेल और फीमेल दोनों के लिए है, दोनों का एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हियरिंग का मतलब ऑडिबल यानी सुनाई देना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको सुनाई देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि मेडिकल कैसे करते हैं, वो आपके कान के ऊपर ऐसे गत्ता लगाएंगे और यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे जैसे 6, 7, 8, तो वो आपको बताना होगा कि यहाँ पर कितना लिखा गया है। ठीक है, विजुअलिटी देखो, जो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आता है ना उसके अंदर ये लिखा होता है कि जो 6/12 है वो भी एलिजिबल है, 6/6 है वो भी एलिजिबल है। लेकिन जो एयरफोर्स के अंदर मेडिकल होता है तो उस सेंटर के ऊपर जिसकी एलिजिबिलिटी, आंखों की जो विजिबिलिटी है वो 6/6 होती है ना, उसी को लेते हैं। यदि किसी की 6/12 है तो उसको नहीं लेते हैं। बाकी ये सेंटर पर निर्भर करता है कि वो आपको आपके साथ क्या करते हैं, लेकिन आपकी विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। प्रेगनेंसी यानी फीमेल, मातृशक्ति को सदैव प्रणाम है भी। देखो, प्रेगनेंसी कोई भी महिला यदि प्रेग्नेंट है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ठीक है, उसका सिलेक्शन है वो अग्निवीर के तहत है, वो नहीं किया जाएगा। बॉडी टैटू, परमानेंट बॉडी टैटू नॉट अलाउड है भी, लेकिन कई बार क्या होते हैं बॉडी टैटू हमारे इनर पार्ट पे होते हैं जैसे हथेलियों पर, एल्बो पर, तो वो उस जो मेडिकल सेंटर होता है उस पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो वो ले भी सकते हैं आपको और नहीं भी ले सकते हैं। परमानेंट बॉडी टैटू का कोई वो है क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। बाकी ऐसा कहते हैं कि भी इनर है तो चल भी सकता है बाकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। ये तो हो गई सारी की सारी बातें किसकी, हाइट, वेट, चेस्ट यानी आपकी एलिजिबिलिटी की। तो आप देख सकते हैं इसमें से एक भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को ये इसमें डाउट रह गया। ठीक है, बाकी देखें हैं आगे कि अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। आपका इसमें 3 फेज होते हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड। तो इन तीनों फेजों को देखते हैं कि फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड क्या है। आगे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इसके जो तीनों के तीनों फेज होते हैं उनकी जो स्कीम है वो क्या रहेगी, सीक्वेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले होता है आपका फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट का मतलब क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया, क्योंकि आप उन सारी कंडीशंस के लिए एलिजिबल हो तो आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आपके क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड में लिखा होगा साफ साफ कि आपका एग्जाम कब है। तो सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा, अब आपने 2 स्ट्रीम से भरे होंगे, एक तो साइंस से, एक अदर से, या फिर जिसके पास साइंस है वो दोनों ग्रुप के फॉर्म एक साथ भर सकता है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, तो बोथ। जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है उसको 60 मिनट के अंदर 70 क्वेश्चन हल करने होंगे, जिसमें फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथ के आएंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान रखना इनमें जो कट ऑफ जाती है ना सब्जेक्ट वाइज जाती है, जैसे फिजिक्स में 5 नंबर, मैथ में 7 नंबर, इंग्लिश में 4 नंबर। तो सबसे पहले जो मिनिमम कट ऑफ जाती है ना वो जाती है अलग अलग सब्जेक्ट की, और फिर जो ओवरऑल होती है ना वो अलग जाती है। मैं आपको समझा दूंगा, रुको एक बार। अदर की 45 मिनट, यानी जिसके पास वाई ग्रुप से फॉर्म भरा है उसमें रागा यानी रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके और जनरल अवेयरनेस 30 नंबर की आती है। रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी गणित, जनरल अवेयरनेस यानी जीके वगैरह, तो 30 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के आते हैं 20 क्वेश्चन, टोटल हो गए 50 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको हल करने होते हैं। बोथ
यानी दोनों, जिसके पास दोनों से फार्म भरे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं वो बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस बोथ ग्रुप के अंदर फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा चारों पोर्शन आते हैं। आपको टोटल 85 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन आएगा, यानी 70 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट में हल करना है, 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 85 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन बनेंगे और 100 ही आपको क्या करना होगा, 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, इनके लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का आता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया भाई, यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं ना तो आपका कितना नंबर काटा जाएगा, 1 नंबर काटा जाएगा। जो सही प्रश्न है उनमें से मान लो कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 प्रश्न हल किए, 1 प्रश्न आपने सही किया, 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए, तो आपका नंबर कितना आएगा, 0। क्योंकि 4 प्रश्न गलत किए, आपका 1 नंबर है वो इनका कट गया, नंबर कितने आए, 0। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये होता है फेज फर्स्ट। ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। अब एयरफोर्स अग्निवीर का जो एग्जाम होता है ना, वो कई शिफ्टों में होता है, 2 से 3 शिफ्टों में होता है। तो किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ जाता है, किसी में इजी। तो उसके लिए क्या स्कीम किया गया है, नॉर्मलाइज्ड मार्क। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि आपके नंबर है वो एवरेज कर दिए जाएंगे। किसी के शिफ्ट हार्ड है तो उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, और किसी की शिफ्ट बिल्कुल इजी है तो उसके नंबर कम भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ईच टेस्ट कट ऑफ मतलब अलग अलग पेपर की अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे देखो, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, फिजिक्स की जाएगी 5 नंबर, यानी फिजिक्स का टोटल पेपर 25 नंबर का हुआ है, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5। मैथ की चली गई मान लो 7 नंबर, तो मैथ का पेपर होता है 25 नंबर का, तो आपको 7 नंबर मिनिमम होने चाहिए। इंग्लिश है 20 नंबर का आता है, कट ऑफ चली गई 4 नंबर, तो आपके 4 नंबर है वो मिनिमम होने चाहिए। ओवरऑल कट ऑफ जाती है वो अलग जाती है। ठीक है, तो लगभग आपके 20 से 30 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इसके अंदर यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो, यानी ये क्या है आपका फेज फर्स्ट, और फेज फर्स्ट के अंदर यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, फेज सेकंड के लिए। फेज सेकंड के लिए आपकी जो जिस जीमेल से आपने फॉर्म भरा है उसी जीमेल पर अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं फेज सेकंड के लिए। अब फेज सेकंड में होता क्या है, एक तो होता है पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, फिटनेस टेस्ट है वो भी 2 प्रकार से होता है। पहले क्या होती है, रेस होती है, रनिंग होती है। रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की। 1.6 किलोमीटर में मेल्स जो होंगे उनको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी का होता है पीएफटी सेकंड, यानी सेकंड में क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग हैं। मेल्स को 10 पुशअप, 10 सिटअप और 10 स्क्वाट्स, यानी उठक बैठक और जो हाथ की ऐसे जो निकालते हैं वो। ठीक है, तो ये हो गई 10, 10 और 20। लड़कियों के लिए क्या है, फीमेल के लिए 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स, 15 उठक बैठक और 10 वो सो करके निकालने वाले। ठीक है, तो फीमेल के लिए सिर्फ 2 ही है और मेल कैंडिडेट के लिए 3 है। ठीक है, अब जिसने पीएफटी को क्वालिफाई कर लिया, इन दोनों को क्वालिफाई कर लिया, उनके लिए टेस्ट होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है अभी देखो, इसके अंदर है ना आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये, तो आपको ये मतलब ऐसे रीजनिंग बेस्ड होता है ये, कि आप कहीं से जा रहे हो और आपको कहीं ट्रांसमीटर के अंदर है या फिर किसी बिजली के खंभे पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है, तो आप क्या करोगे, पुलिस को फोन करोगे, आग मिट्टी डालोगे, शिकायत करोगे, ग्रामीणों को बुलाओगे। तो इस प्रकार के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसको पास करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें आपको एक भी क्वेश्चन है वो खाली नहीं छोड़ना है। 50 के 50 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यदि आपने 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप इस सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो। अब सेकंड पेपर क्या होता है अभी, पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, सेकंड पेपर होता है वो ऐसे ही जनरली आपसे बिठा करके जो एयरफोर्स का वोग्यू होता है उसके अंदर बैठा लिया जाता है आपको, और बस क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें जनरली सभी क्वालिफाई होते हैं, किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है फेज सेकंड, पूरा का पूरा क्या होता है, फेज सेकंड। यदि आप पूरे के पूरे फेज सेकंड में क्वालिफाई हो जाते हो, इसका रिजल्ट आपको बाई हैंड मिल जाता है। ठीक है, यदि आप पास हो
तो पास हैं। फेल होते हैं उनको एयरफोर्स का जो एक मोटिव होता है, कुछ इमेजेस होती हैं वो दी जाती हैं और वो देकर के आपको विदा कर दिया जाता है। बाकी जो पास होते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता, उनको फेज थर्ड के लिए बुलाया जाता है। और फेज थर्ड क्या होता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। यदि आप फेज फर्स्ट और फेज सेकंड क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, फेज थर्ड के लिए। और फेज थर्ड के लिए भी आपको अलग से एडमिट कार्ड और दिए जाते हैं। जैसे ही आप फेज सेकंड को छोड़ेंगे, फेज थर्ड के लिए आपको एडमिट कार्ड और डेट है वो आपको बता दी जाएगी कि आपको इतनी तारीख को इतने नंबर सेंटर पर आपको पहुंचना है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में सारे के सारे आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन, खून वगैरह, यूरिन टेस्ट, बीपी, हाइट, वेट, चेस्ट, एक्सरे, सबका सब है वो पोस्टमार्टम कर दिया जाता है आपका, ठीक है। यदि आपको किसी के अंदर मेडिकल पॉइंट मिलता है तो क्या होता है अभी, मान लो आपको सुबह 6 बजे एंट्री करनी है और शाम को 6 बजे आपको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो जिसके पास मेडिकल पॉइंट होगा उसको रेड कार्ड दिया जाएगा और जो मेडिकल फिट होगा उसको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। जो मेडिकल अनफिट हैं उनको अगले दिन वापस आना होगा उसी सेंटर के ऊपर। तो क्या करना होता है कि एक वो 25 या 50 रुपए का एक लिफाफा कटवाना होता है एसबीआई बैंक से, तो वो काट देते हैं, तो वो जमा करवाना होता है वापस। थोड़ा प्रोसीजर होता है, मेडिकल पॉइंट मिलता है उसके अंदर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो मेडिकल किया जाएगा वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा या स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों का ही, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों डॉक्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है, अब हो गया आपका फेज थर्ड। अब आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ना ही कोई फेज है, ठीक है। अब आपके लिए आपको सिर्फ वेट करना है किसका, यदि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है तो आपको वेट करना है किसका, पीएसएल का। तो पीएसएल क्या होता है अभी, प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट, यानी ये सभी कैंडिडेट्स की आती है, ठीक है। जो पास हैं उनकी भी, जो फेल हैं उनकी भी, कोई मेडिकल में फेल हुआ है उनका, कोई फिजिकल में फेल हुआ है उनका, ठीक है। तो ये सारों के सारों की लिस्ट है वो तैयार कर दी जाती है, उसे बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट यानी पीएसएल। अब आती है इनरोलमेंट लिस्ट, मई और दिसंबर। जिसका नाम इस इनरोलमेंट लिस्ट में आ जाता है उसकी ज्वाइनिंग 100% श्योर हो जाती है, ठीक है। प्रोविजनल में कोई पकाई नहीं होती भी। पहले तो क्या होता था कि जिसका नाम पीएसएल में आ गया उसकी भी ज्वाइनिंग पक्की है, इनरोलमेंट लिस्ट में ज्वाइनिंग की डेट वगैरह आती थी, लेकिन अब ये सिस्टम चेंज कर दिया गया है। इनरोलमेंट लिस्ट मई और दिसंबर में जारी की जाती है। जिसका इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ गया उसी की 100% ज्वाइनिंग पक्की होती है, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर, ठीक है। मैं भी खुद इन्हीं में रहा हुआ हूँ, मैंने 2 से 3 बार क्वालिफाई किया था एयरफोर्स का एग्जाम, यहीं पर आकर की कृपा नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सिस्टम कर दिया गया था वो 4 साल का कर दिया गया था। 4 साल में कुल आपको 5.2 लाख रुपए तो सैलरी मिलती है, और जब आप 4 साल छोड़ करके जाते हो तो आपको 10.04 लाख का पैकेज मिलता है, प्रधानमंत्री सेवा निधि के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। आपको कोई भी मोर्टम नहीं दिया जाता, कोई भी सरकारी सेवा है वो नहीं दी जाती, ठीक है। कहीं आप सोचते हो भी आपको कोई मोर्टम दिया जाएगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है वो भी कितने रुपए का, 48 लाख रुपए का होता है। अगर आपकी किसी भी कारणवश यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस बना करके दिया जाता है। आपको 1 साल के अंदर 30 दिनों की छुट्टी भी मिलती है, ठीक है। तो ये था पूरा का प्रोसीजर कि इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एक मात्र तरीका है, नहीं। और याद रखना, ये जो एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो नहीं तो आप ऑफिसर बनते हो, नहीं आप कोई पायलट वगैरह के लिए, अन्य किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए, ओनली अग्निवीर के लिए है। यदि आप पायलट बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए एफकेट का एग्जाम देना होगा, ठीक है। एफकेट का एग्जाम इससे अलग होता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी यदि आप कक्षा 12th के अंदर है, 11th के अंदर है, तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। ये अच्छा मौका है, लगभग 4 सालों के अंदर लगभग 15 लाख रुपए का हो जाता है, ठीक है। बाद में आप अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पूरी की पूरी जो जानकारी दी गई है वो समझ में आई गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर भी दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक्सपर्ट एज यू हैव टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट
किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।